नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आधे घंटे का ये लाइव कार्यक्रम जिसमें हम आपके शेयर बाजार के निवेश के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश को लेकर इच्छुक हैं या आप पहले से ही निवेश कर चुके हैं और निवेश में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में कई सवाल है, तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ शेयर बाजार जानकार के मित्तल स्टूडियो में मौजूद है। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। बड़ा आसान है हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना। हमें फ़ोन करना है और अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-230-97663 और 011-233-86682। ये दो फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर आप फ़ोन करके शेयर बाजार में निवेश से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस वक्त आप अपने सवाल पूछ रहे हो, कृपया उस वक्त अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद रखें ताकि आपकी आवाज़ बिना किसी अवरोध के हम तक पहुँचे और हमारे जो जानकार हैं मित्तल साहब जो स्टूडियो में हैं, उनका जवाब भी आप बिना किसी अवरोध के सुन पाए। आपके सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले शेयर बाजार के हाल के बारे में आपको बताते हैं। उतार चढ़ाव वाले कारोबार के बीच BSE का सेंसेक्स शुक्रवार के कारोबार के दौरान 7 महीने की ऊंचाई को छूने के बाद बिकवाली दबाव बढ़ने से 27,000 अंक से नीचे लगभग स्थिर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स व निफ्टी में साप्ताहिक आधार पर लगातार दूसरे सप्ताह भी मजबूती का रुख रहा। तो दूसरे सप्ताह सेंसेक्स ने मजबूती का रुख दिखाया, निफ्टी में भी मजबूती का रुख दिखा। तो शेयर बाजार पिछले एक पखवाड़े से अच्छा कारोबार कर रहा है, हरे निशान के साथ ज्यादातर बंद हो रहा है और लगातार मजबूती देखी जा रही है। तो ऐसे में जो निवेश का वक्त है, क्या वो सही वक्त है या थोड़ा सा और इंतजार किया जाए, क्योंकि RBI की पॉलिसी आने वाली है, अमेरिका में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। तो क्या ये सही वक्त है? अगर सही वक्त है तो किस तरह से निवेश की रणनीति को आगे बढ़ाया जाए? मित्तल साहब, काफी अहम पड़ाव इस वक्त चल रहा है। शेयर बाजार में मजबूती आ रही है, आकर्षण एक बार फिर से शेयर बाजार में वापस आ रहा है, क्योंकि हमने काफी लंबा अरसा देखा जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के दौर में उतार ज्यादा था और चढ़ाव हमने कम देखा, लेकिन मजबूती दिख रही है शेयर बाजार में इस वक्त। ये कैसा वक्त है निवेश को लेकर? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट फोर्टनाइट में ड्यू हैं जी। सबसे पहला ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून इन केरला। मॉनसून दस्तक देगा 7 या 8 तारीख को, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर टाइमली मॉनसून ऑन सेट होता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। उसके साथ साथ फिर RBI क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ संभावनाएं हैं कुछ रेट कट की या मॉनेटरी ईजिंग की, उसके ऊपर भी एक काफ़ी बाजार की पैनी निगाह रहेगी। उसके बाद फिर फेड रेट पॉलिसी, उसमें कुछ संभावनाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन उसमें हमारा अपना अनुमान है कि शायद जून में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि अभी भी जिस तरह का डाटा वहाँ दर्शा रहा है, वहाँ प्रोबेबिलिटी 20% जून की है, लेकिन 60% जुलाई की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में शायद रेट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद फिर ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम EU, रेफरेंडम हो जाए, उसके ऊपर भी काफ़ी निगाह रहेगी। तो मैं समझता हूँ ऑन दी होल, और उससे पहले जापान और चाइना में कुछ डाटा आएगा जिससे कि युआन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है इस फोर्टनाइट के, जिनका नॉट ओनली बाजार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा बट करेंसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो बाजार पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे में निवेशकों के सामने लगातार सवाल रहता है कि क्या करें, निवेश को लेकर क्या कदम उठाएं। ऐसा ही एक सवाल लेकर नितेश इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। नितेश जी, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं तो आपका स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन फेड रेट के बारे में जो आपने बात कही मित्तल साहब, आर्थिक समाचारों पर भी आप अपनी जो पैनी निगाह है वो रखते हैं। अभी मई के महीने के जो रोजगार के आंकड़े हैं अमेरिका में, वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। ऐसे में फेड के ऊपर दबाव है कि अभी फिलहाल फैसले को थोड़ा टाला जाए। ये जो जॉब डेटा आया है मई के महीने का अमेरिका का, जो निराशाजनक रहा, वो कितना डिले कर सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक करने के फैसले को? मैं समझता हूँ इसीलिए हमारा अपना मानना है कि जून में शायद फेड रेट हाइक ना आए, जुलाई में पूरी संभावनाएं बनती हैं, और जब तक डाटा भी इम्प्रूव हो सकता है।
इन्फ्लेशन का अगर देखें तो 2% का है। जो जीडीपी ग्रोथ के टारगेट थोड़े से अपवर्ड रिवाइज हुए और वो दर्शाता भी है। हमारे यहाँ भी हमने देखा कि ग्रोथ रेट के जो आंकड़े है मार्च क्वार्टर के 7.9% आए और इस वर्ष की जो आशाएं हैं वो भी कोई 8% के लगभग बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल भी ला सकते हैं। लेकिन अगर मॉनसून में थोड़ा सा नरमी देखी गई या दबाव देखा गया तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन भी हो सकती है। चलिए, अच्छे मानसून का तो फिलहाल अभी इंतजार है। लगातार भविष्यवाणी की गई है कि मानसून अच्छा रहेगा, जो अच्छी खबर है ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। झारखंड से कॉलर है हमारे साथ अरविंद। अरविंद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, जैसे हम चाहते हैं। अरविंद जी सवाल दोहराइए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। जी सर जी, आप अपना सवाल कृपया दोहराइए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। सर हम शेयर बाजार के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा? और आपका आपसे माफी चाहेंगे अरविंद जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं। मितुल साहब अगर आप कुछ समझ नहीं, मैं नहीं समझ पाया। आपसे माफी चाहेंगे अरविंद जी, आपसे गुजारिश है कृपया दोबारा फोन करें और आपके फिर से आपके सवाल को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार से जुड़ा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार फ़ोन नंबर्स देख रहे हैं, आप उन पर फ़ोन करके अपने सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। आधे घंटे का ये लाइव कार्यक्रम है शाम 6:30 बजे तक, तो आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। आपका स्वागत है। मित्तल साहब, नया पोर्टफोलियो अगर कोई निवेशक बनाना चाहे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो बाजार में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपको निवेश करना है इस वक्त, पोर्टफोलियो में किन किन सेक्टर्स को आप ज़रूर चुनें? ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ काफ़ी इस वक्त पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम नतीजों पे निगाह डालें जो इस क्वार्टरली नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। काफ़ी अच्छे सेक्टर्स के जैसे ऑटो वगैरह है, सीमेंट कंपनीज ने भी एक अच्छा नतीजा दिया। हमने देखा कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर इतना मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग और जो कॉस्ट रिडक्शन था उसका सीधा साधा बेनिफिट देखने को मिला जी। तो सीमेंट काउंटर एक अच्छा काउंटर साबित हो सकता है। बड़े दिग्गजों में अगर बात करें तो L&T हमने देखा बड़े अच्छे नतीजे आए। उनका जो पूरे साल का जो ग्रोथ एस्टिमेट था फॉर FY17 वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो वहाँ भी इस तरह के काउंटर्स में देखा जा सकता है। जो हमारी देश की प्राथमिकताएं हैं जैसे रोड है, रेलवेज़ हैं, इरिगेशन है, पोर्ट है, उससे संबंधित जो कंपनीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में या रोड कंस्ट्रक्शन में, जैसे सद्भाव इंजीनियरिंग है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की कंपनीज़ में भी अगर हम निवेश करें या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में निवेश करें तो अच्छा एक पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। जी। उसके बाद हमने देखा कि PSU बैंक्स ज़रूर एक दबाव में रहे, रिजल्ट्स काफ़ी निराशाजनक रहे, NPA का दबाव रहा, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। जैसे बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फेडरल बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक वगैरह है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में HDFC बैंक है इस तरह। और उसके साथ साथ अगर NBFC को देखें तो जितनी भी NBFCs हैं या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो वो एक अच्छा क्षेत्र है और काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। जी, चलिए आपसे और पूछेंगे इस क्षेत्र के बारे में, लेकिन गया से राजकुमार जी है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। जी राजकुमार जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हम ये चाह रहे हैं ऐसा कोई शेयर बताएं जो 5-7 बरस रख लें और मल्टीबैगर जैसे कि MRF, नेस्ले, इस टाइप का कोई शेयर बन जाए। अच्छा, ये अच्छी बात है कि लॉन्ग टाइम नजरिया इनका है, 5 या 7 साल रखना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छे शेयर्स हैं। जैसे अभी हमने कुछ शेयर्स और सेक्टर्स की चर्चा की। मैं समझता हूँ मल्टीबैगर अगर बन सकता है तो L&T में काफ़ी स्कोप है। SBI काफ़ी अच्छे लेवल्स पर है इस समय, और हमने देखा जब कभी 190 से नीचे आता है तो ऊपर की तरफ भी जाता है, तो एक अच्छा
इन्वेस्टमेंट इसमें बन सकता है। कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले लें, जैसे रेपको फाइनेंस है, गृह फाइनेंस है, LIC हाउसिंग फाइनेंस हैं, इस तरह की कंपनीज ले लें, वहाँ निवेश करें, ठीक ठाक रहेगा। या इन्फोसिस ले सकते हैं। तो इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहें, वैल्यूएशन को ना देखें इस समय, शेयर प्राइस को ना देखें, खरीदारी करें तो अच्छा फ़ायदा होगा। अभी हाल ही में जो आखिरी तिमाही के जो चलिए, सतीश गुप्ता एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। नागपुर से सतीश गुप्ता जी हमारे साथ है। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, NBFC में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, अभी पिछले कुछ समय में काफी मोमेंटम देखने को मिला, कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 1000+ मार्क को क्रॉस कर गया, तो इसमें क्या प्रोस्पेक्ट है सर बाय करने के हिसाब से? देखिए, बहुत अच्छे आपने कंपनी को चुना है और उसके बारे में हमसे पूछा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, NBFC है, और रूरल एरियाज़ में ये अपना काफ़ी फाइनेंस करती है ऑटो क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ कि इसमें आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। कोई आगे आने वाला समय जो है इसका 4-5 साल का काफ़ी अच्छा बेहतर साबित होगा। मैनेजमेंट अच्छा है, स्कोप अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, NPA लेवल कम है, और बिजनेस जो है वो ऑटो लोन की तरफ है, जहां मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो सेक्टर के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है और सामान्य से 6% तक अच्छा मानसून हो सकता है, और 2 साल जो कमज़ोर मानसून रहा उसके बाद ये मानसून की जो खबर है, अच्छे मानसून की खबर, ये कई सेक्टर्स के लिए सीधे फायदेमंद खबर मानी जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए तो यही, लेकिन ऑटो सेक्टर है जो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाते हैं। ऑटो सेक्टर के लिए ये साल कितना अच्छा रह सकता है? देखिए, ऑटो सेक्टर के अगर हम देखें तो जो 3 महीने थे या ये जो 2 महीने हैं काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं। अगर हम इनकी डिलीवरीज देखें, सप्लाई देखें मंथ ऑन मंथ, या इनका हम जो ग्रोथ देखें वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर स्पेस हो, या ट्रैक्टर कंपनीज हों, उनमें भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय ऑटो कंपनीज़ के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो, हीरो होंडा हो, बजाज ऑटो हो, काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। और सुजुकी ने तो, मारुति सुजुकी के तो अपने बहुत अच्छे नतीजे थे, और मंथ ऑन मंथ सेल्स फिगर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑटो सेक्टर तो अच्छा लाइमलाइट में रहने की आशा है। अपने पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर को भी आप जरूर रख सकते हैं। कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप गंभीर तरह से सोच सकते हैं। भोपाल से नितेश हैं हमारे साथ, उनका फ़ोन पहले कट गया था। आपका स्वागत है नितेश जी, पूछिए अपना सवाल। जी नितेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास इक्विटास और उज्जीवन शेयर कब तक होल्ड करके रखें? देखिए, ये दोनों अभी नए शेयर्स आए थे बाजार में, और मेरे ख्याल से इन्होंने IPO में के थ्रू उन पे सब्सक्राइब करा है। तो और दोनों के जो नतीजे हैं काफ़ी बेहतर नतीजे साबित हुए। दोनों जो बात करते हैं 35 से 40% ग्रोथ की बात करते हैं, तो अभी इनमें ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि अभी भी इनको आप होल्ड करके रखें, और इनके प्राइस और इनके नतीजों पे नज़र रखें, और ख़ासकर कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर भी नज़र रखें। कोई रेगुलेशन चेंज ना हो जाए जो इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करे। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई अभी रेगुलेटरी चेंज होने की इसमें आवश्यकता है या आशाएं हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे ग्रोथ मोमेंटम में है, और इन दोनों शेयर्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं। RBI की पॉलिसी भी अमिताभ साहब आने वाली है, तो उस पॉलिसी को लेकर क्या आकलन है, और चाहे कैसे भी पॉलिसी रहे, अगर वो ब्याज दरें घटाते हैं नहीं घटाते हैं, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो निगाह डालकर ज़रूर रखेंगे कि RBI की पॉलिसी का इम्पैक्ट जिसका जिन सेक्टर्स पर सीधा पड़ सकता है? देखिए, अगर तो RBI की पॉलिसी में थोड़ी सी मॉनेटरी ईजिंग की बात होती है, जैसे SLR है या CRR है, और रेट कट नहीं आता, तो तब भी बाजार के लिए पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि मनी सप्लाई दुरुस्त होगी। और अगर रेट कट आता है
25 बेसिस पॉइंट का। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1/4%। अगर 1/4% का रेट कट आता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा, ऑटो क्षेत्र के लिए साबित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स कंपनीज़ के लिए होगा, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होके आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इस समय जो मोमेंटम है मॉनसून को लेके और जो ग्रीन शूट्स इकोनॉमिक को लेके हम जो बोलते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और यहाँ से ग्रोथ बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट फिर जीएसटी की तरफ संभावनाएं बना रही हैं, तो इस मंथ में भी पार्लियामेंट सेशन चालू होगा और वहाँ संभावनाएं दिखने लगी हैं कि शायद जीएसटी भी जरूर पास हो पाएगा। सीधा फायदा मिलेगा। 2% तक विकास दर में उछाल इससे हासिल किया जा सकता है, मंत्री का ये विश्वास है। तो सोलापुर से अगले कॉलर हमारे साथ है धनंजय। धनंजय जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी धनंजय जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो स्वागत है, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा सवाल है कि हम इक्विटी से बाय करके क्वांटिटी में डेरिवेटिव में बेच सकते हैं। हेलो जी, इक्विटी से आप सवाल कृपया। शेयर बाय करके हम डेरिवेटिव मार्केट में बेच सकते हैं। देखिए, इक्विटी में बाय करके आप डेरिवेटिव मार्केट में बेच सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसमें आपको एक पूरा की पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप रिलायंस के शेयर्स खरीद के और अगर डेरिवेटिव मार्केट में उसको हेज करना चाहते हैं या उसका फ्यूचर बेचना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये स्ट्रेटजी क्यों बना रहे हैं। और दूसरा, अगर उसके अगेंस्ट आप कोई कॉल ऑप्शंस वगैरह बेचते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्ट्रेटजी उससे क्या करना चाहते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी के कहने से कि भाई आप स्टॉक ले लीजिए और डेरिवेटिव मार्केट में उसको बेच दीजिए, वैसा ना करें। आप अपना पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें और उसके बाद ही डेरिवेटिव मार्केट में कॉल लें। जी, ये धनंजय जी का सवाल हुआ और हमें आपके सवालों का लगातार इंतजार है। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जिस वक्त आप सवाल पूछ रहे हो कृपया अपनी टीवी की आवाज़ को बंद कर दें, अन्यथा आपकी आवाज़ टीवी की आवाज़ के साथ गूंजती है और उसकी वजह से आपकी आवाज़ साफ तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाती है। आरबीआई पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ जीएसटी का मुद्दा भी उठा। अगर जीएसटी बिल पास हो जाता है, हालांकि पिछले कई सत्र से लगातार उम्मीद है कि जीएसटी बिल पास होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से सहयोग ना मिलने की वजह से जीएसटी बिल पास नहीं हो पाया। इस बार जीएसटी बिल पास होता है तो सीधे सीधे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, बाजार भी उसको काफ़ी सकारात्मक रूप से लेगा। बिल्कुल, जो संकेत मिलेंगे बाजार को वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर मेरे ख्याल से 2017 से हो पाएगा, लेकिन जो संकेत होंगे वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ जीडीपी पे आएगा, वो जरूर इम्प्लीमेंटेशन बजट के साथ साथ 2017 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे देश का जो स्टेचर है वो काफ़ी बढ़ेगा। जो सिग्नल जाएंगे बाहर वो सिग्नल, और बाजार कई बार सिग्नल्स को बहुत अच्छे से पढ़ता है और उस बाजार तो सारा सिग्नल्स के ऊपर ही चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ है बेंगलुरु से। अखिलेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अखिलेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मैंने एक क्रॉम्पटन ग्रिप्स का ले रखा हूँ शेयर जी, तो उसका क्या स्टेटस है सर? देखिए, क्रॉम्पटन ग्रिप्स काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 3-4 साल और मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, इंटरनेशनल बिजनेस को लेके और डोमेस्टिक बिजनेस को लेके। लेकिन डेफिनेटली मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इसको इमीडिएटली बेच दें। इसमें इंतज़ार करें, काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग होने की संभावनाएं हैं कंपनी में और आने वाले 3 महीने में मेरे ख्याल से रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह या अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, उसके बाद इसमें डिसीजन लें।
लेकिन यहाँ से मैं समझता हूँ कि शेयर शायद नीचे की तरफ ना जा पाए। कई ऐसे निवेशक होते हैं मित्तल साहब जो शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो पहला कदम नहीं उठा पाते। एक बार पहला कदम उठा लिया जाए, उसके बाद निवेश या तो बदस्तूर जारी रहता है या फिर कम ज़्यादा कई बार होता रहता है, लेकिन पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो एकदम नए निवेशक हैं वो अगर शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो किस तरह से अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को शेयर बाजार में निवेश करें, किन किन बातों का ध्यान रखें कोई भी शेयर चुनते वक्त? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो सबसे पहले तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं। अगर डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जैसे उनको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ब्रोकर चुनना पड़ेगा, बैंक का खाता अपना उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, केवाईसी सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फिर वो बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर शेयर का चुनाव, किस लेवल पे कहाँ इन्वेस्टमेंट, वो एक अपने आप में चैलेंजिंग विषय है। लेकिन मैं उसमें ये सलाह देता हूँ कि अगर किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिन कंपनीज़ को वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते हैं, जैसे L&T है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा मोटर है, मारुति है, हीरो होंडा है, बजाज ऑटो हैं, और कुछ NBFC हैं या बैंक के नाम हैं, स्टेट बैंक हैं, तो इन चुनिंदा शेयर्स को में वो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो इतना जोखिम नहीं डायरेक्टली उठाना चाहते तो वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। उसमें एक रकम भी लगा सकते हैं और SIP जैसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं कि भाई आप अगर 10,000 रुपये महीना आपकी सेविंग्स हैं तो उसमें से 5,000 आपने इक्विटी मार्केट के लिए रख लिए और 5,000 आपने लगा दिए कोई बैलेंस फंड में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, सो दैट आपकी जो आमदनी है वो एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहे फिक्स्ड इनकम के द्वारा, और आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर पाएँ। तो वो अच्छा सा म्यूचुअल फंड ले लीजिए, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल, जो अच्छे स्टॉक्स में निवेश करता है। काफ़ी म्यूचुअल फंड हैं आज की डेट में, तो उसमें किसी की सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी एक रकम भी डाल सकते हैं और कभी हर महीने भी आप SIP भी कर सकते हैं। राय हमेशा दी जाती है जो नए निवेशक हैं सीधा इक्विटी में निवेश करने के बजाय अगर वो म्यूचुअल फंड के रास्ते से शेयर बाजार में आते हैं तो वो कहीं ज़्यादा सेफ होता है, सेफ माना जाता है। और उसमें भी ये है कि अगर कोई यंग हैं तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी है, तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो थोड़े से मध्यम वर्ग में हैं या मध्यम आयु के हैं वो बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जल्दी से एक कॉलर है के बोस, उनसे बात कर लेते हैं कोलकाता से। बोस साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी बोस साहब, आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, आई हैव इन्वेस्टेड अबाउट 9 lakh on UTI mutual fund, but till date I have not got any response from the company. जी अपना सवाल कंप्लीट करिए बोस साहब। This was totally pressed to me by my banker. देखिए, let UTI mutual fund. me tell you that any investment in the mutual fund is regulated by SEBI. It is unfortunate if he is claiming that he has not received any response from the UTI mutual fund. I think my own experience is that whenever I have rang them up, they have responded. So let him make an attempt of giving them a call or write to them so that they can respond. Because first question is that he has invested 9 lakhs in UTI mutual fund and they are not responding. So for asking a response, he must make some effort. Otherwise, he may write the details to SEBI and SEBI will take appropriate action.
against the UTI mutual जी, fund. चलिए, So KK these days, I think the investment awareness and response system by the mutual fund industry is very, very fast. उम्मीद करते हैं बॉस आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। और इसी के साथ ही आज के लिए हमारे कार्यक्रम में वक्त इतना ही। के मित्तल साहब, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जिन स्टॉक्स पे चर्चा करी वो डेफिनेटली उसमें से कुछ स्टॉक्स मैं पर्सनली होल्ड भी करता हूँ, लेकिन मैं कोई रिपोर्ट इशू नहीं करता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के मित्तल, आप स्टूडियो आए और आपने इतने अहम सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों ने जो सवाल पूछे, जो समस्या उन्होंने रखी, उनका भी आपने समाधान निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट दिस वीक में आज के लिए इतना ही है। जाने से पहले आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम में जो भी राय हमारे जानकार के द्वारा दी गई है वो उनकी निजी राय है, ये दूरदर्शन की राय नहीं है। जब कभी भी आप निवेश करें, उचित सलाह मशवरा ज़रूर करें और एक उचित गाइडेंस के साथ ही अपनी गाड़ी कमाई के पैसे को शेयर बाज़ार में निवेश करें। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।